नमस्कार, अभिवादन। आज रेमेडियल क्लास में सेकेंडरी फिजिक्स चैप्टर 6 किरचॉफ्स लॉ और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आज मैं आपसे व्हीटस्टोन ब्रिज की चर्चा करूंगा, व्हीटस्टोन सेतु, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब देखिए, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में व्हीटस्टोन मतलब समझ रहे हैं ना, व्हीट यानी गेहूँ, स्टोन यानी पत्थर, गेहूँ और पत्थर का पुल। तो ऐसा नहीं है, गेहूँ पत्थर का पुल नहीं है, ये प्रतिरोधों से मिलकर बनाया गया ब्रिज है। एक कैसा ब्रिज, आप देखिए। इस ब्रिज की पहले स्ट्रक्चर की बात करूँगा, तब इसके न्यूमेरिकल की मैं चर्चा करूँगा। इस व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं और उन 4 प्रतिरोधों को हम एक क्या करते हैं, चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ते हैं। जैसे 4 प्रतिरोध लिए P, Q, R, S। एक प्रतिरोध P, एक प्रतिरोध Q, एक प्रतिरोध R और एक प्रतिरोध S लिया। ठीक, 4 प्रतिरोध हम लेते हैं। उन 4 प्रतिरोध में उसका एक विकर्ण के बीच एक धारामापी लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। कुंजी जानते हैं ना, ऑन ऑफ का स्विच, धारामापी जो धारा मापता है। और उसके दूसरे सिरों के बीच एक सेल लगा देते हैं और फिर एक कुंजी लगा देते हैं, K1। ये काम है व्हीटस्टोन सेतु की, यह संरचना है। और इनमें माना जाता है कि 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं, P, Q, R, और S अज्ञात है, इसे ज्ञात करना होता है। यानी अगर कोई पूछता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम पर आधारित एक परिपथ है, एक उपकरण है, और एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। किसे ज्ञात करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात करते हैं। तो यह एक व्हीटस्टोन सेतु हुआ। अब किरचॉफ के नियम पर ही आधारित है। चलिए शॉर्ट में, हालांकि मैं आर्टिकल अभी नहीं कराता आपको, पर मैं शॉर्ट में इस पर किरचॉफ का नियम लगा कर दिखाता हूं। इस सेल के कारण मान लिया I धारा बहती है। यह धारा बिंदु A पर 2 जगह बढ़ जाती है, एक तरफ को I1, एक तरफ को I2। ठीक, इन प्रतिरोधों को हम इस प्रकार का लेते हैं। किस प्रकार का लेते हैं कि कुंजी K1 लगाने पर धारा बहेगी। जब तक कुंजी K1 नहीं लगाओगे धारा नहीं बहेगी। पर इन प्रतिरोधों को इस प्रकार का लेते हैं, इनके अनुपात को, कि कुंजी K2 लगाने पर धारामापी में धारा ना बहे, विक्षेप ना हो। इस स्थिति को शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी कहने का मतलब है 4 प्रतिरोध लिए जरूर, सेल लगाया जरूर, पर ऐसी कंडीशन बनाई कि इनके विकर्ण में धारा नहीं बहेगी। धारा नहीं बहने का मतलब क्या है कि I1 की I1 धारा आगे चली जाएगी, I2 की I2 धारा आगे चली जाएगी, और इस बिंदु पर जाकर फिर धारा I हो जाएगी। मतलब क्या है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक हम 4 प्रतिरोध लें, उनके अनुपात को इस प्रकार सेट करें कि विकर्ण में धारा ना बहे, यानी बीच वाले तार पर आप झूलें। इधर से धारा आ रही है पर फिर भी बीच वाले तार पर आप झूल सकते हैं, ऐसा ये ब्रिज है ना। अब आप देखें, मैं किरचॉफ का नियम लगाता हूँ। किरचॉफ का नियम क्या था पता है? दूसरा नियम। पहले नियम के अनुसार तो धारा बांट दी, I 2 जगह बढ़ गई, फिर जगह 1 हो गई। दूसरा नियम ये था कि कोई परिपथ है, उसमें विभिन्न प्रतिरोध हैं, प्रतिरोधों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस परिपथ में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। ठीक, अब चलो मैं बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर केवल इस वाले परिपथ की अगर मैं बात करूँ, ये ABDA की बंद परिपथ की, तो P प्रतिरोध में धारा कौन बह रही है? I1। R प्रतिरोध में धारा कौन बह रही है? I2। और दोनों विपरीत है, यानी ऐसा नहीं है कि पूरा चक्कर घूम रहा है। धारा गुणा प्रतिरोध I1 गुणा P, माइनस लगाऊंगा I2 गुणा R बराबर 0, क्योंकि इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, कोई भी सेल नहीं है। ठीक, यानी क्या हुआ? I1P इज इक्वल टू I2R, समीकरण नंबर 1। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, B, C, D, B की, तो ये भी सेम प्रोसेस है। I1 बह रही है Q में, I2 बह रही है S में, और एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि दोनों समांतर क्रम में हैं, और समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है। तो जितना विभवांतर I1 इंटू Q होगा, उतना ही विभवांतर I2 इंटू S होगा। 1 को 2 से भाग कर देता हूँ समीकरण को, और 1 को 2 से भाग करने पर I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S, और एक आया P बटा Q बराबर R बटा S। और इस प्रकार ये एक व्हीटस्टोन सेतु का ये न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हुआ, और इसमें P, Q, R की वैल्यू रखकर S के मान को हम ज्ञात
कर सकते हैं, तार के विशेष प्रतिरोध को भी ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की सुग्राहिता जो होती है, जो इनकी सेंसिटिविटी है, वो 4 प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करती है। और यह किस नियम पर आधारित है? यह किरचॉफ के नियम पर आधारित है। चलिए, ये पूरी की पूरी बात जो मैंने बताई थी, ये आपको मैंने सीधा आपको कर दिया है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था एक बार, मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन एक कंपटीशन में देखा था मैंने, उसमें ये था कि भाई अगर हम सेल की धारामापी की जगह सेल लगा दें और सेल की जगह धारामापी लगा दें तब क्या होगा? तो उसका आंसर मैं समझाता हूँ आपको। सेतु के संतुलन की स्थिति में धारामापी व बैटरी की स्थिति आपस में बदल देने पर सेतु की संतुलन स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो भी विकर्ण है, वो भी विकर्ण है, यानी किसी भी एक विकर्ण में आप धारामापी लगाएंगे और उसके दूसरे विकर्ण में आप सेल लगाएंगे, उनकी स्थिति अगर आप बदल देंगे तो संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेतु की सुग्राहिता तब सबसे अधिक होती है जब प्रयोग किए जाने वाले चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों। एक ही कोटि का मतलब जान रहे हैं? जैसे 100, 200, 300, 400 तो एक कोटि है ना, उनका 10 की घात 2। किलो ओम है तो चारों किलो ओम में हो, मेगा ओम में हो तो चारों मेगा ओम में हो, ओम में है तो चारों ओम में हो, यानी उनके ऑर्डर एक हो, तब ये सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। ये एक चित्र दिया गया और कहा गया x का मान ज्ञात कीजिए। चलो, और ये कहा गया है इसमें कि भाई ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तब ये ज्ञात करना आपको। क्लियर? चलो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु मान लेते हैं। अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तब सीधा सा अर्थ है कि इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यही तो होगा भाई। P बटा Q बराबर R बटा S। P की जगह 100 ओम है, R की जगह 10 ओम है, S की जगह 5 ओम है और S की जगह 100 और X दो समांतर क्रम में है। X और 100 दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। चलो पहले S कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़कर S के बराबर रख देंगे। व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला अभी मैंने ड्राइव किया था, वो फॉर्मूला क्या है? P बटा Q बराबर R बटा S। देखो P की जगह 100, Q की जगह मैंने Q की जगह कुछ नहीं लगाया, Q की जगह Q रहने दिया। क्यों रहने दिया? क्योंकि Q 100 और X को समांतर में जोड़ने के बाद जो आएगा वो है। R की जगह 10, S की जगह 5, हल करके Q 50 ओम आया। क्लियर आ गया? अब देखो Q इन दोनों की जगह था 100 और X की जगह, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है। तो 1/Q बराबर 1/100 प्लस 1/X, 1/X बराबर ये इधर चला जाएगा उल्टा, 100 लघुत्तम लिया, 50 दूनी 100, 100 एकम 100 और X की वैल्यू 100 ओम मेरा आ जाता है। आपको समझ आया होगा। मैं और न्यूमेरिकल की धीरे धीरे बात करूंगा, अभी आपको पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन मेरे लिए, ये एक सर्किट दिया गया, प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। मैं तो मानता हूं कि ये सिंपल सर्किट जो सरल परिपथ के क्वेश्चन है बहुत आसान है और ये हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक, ये देखो धारा का मान, आपको प्रत्येक शाखा में धारा का मान कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, कोई इसमें टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। इसमें दो बातें होंगी। सबसे पहले धारा का वितरण कर दीजिए किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार। देखो यहाँ से 3 वोल्ट का सेल है, यहाँ से धारा गई I, गई, इस बिंदु पर जाकर धारा 2 जगह बढ़ जाती है। इधर को कौन चली गई? I1, इधर को कौन चली गई? I2, इधर भी I1 गई, इधर भी I2 ही गई, इस बिंदु पर आकर फिर I हो गया। देखो दो तरीकों से क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। एक तरीका तो ये होता है कि पहले कुल धारा कैलकुलेट कर लो। कुल धारा कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैं बताऊं आपको। बिल्कुल स्पष्ट है कि 45 और 15 दोनों समान श्रेणी क्रम में है, दोनों में धारा 1 है और ये श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जब जुड़ते हैं तो वो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। यानी पहला मैं लिखूंगा 45 और 15 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। इनको जब मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो R1 मैं कह देता हूँ 45 प्लस 15 बराबर 60 ओम। क्लियर? नीचे 9 ओम और 3 ओम को भी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनको मैं R2 बोल देता हूँ 9 प्लस 3 बराबर 12 ओम। अब ये दोनों प्रतिरोध जुड़ के जो 60 ओम आए और नीचे वाले जो जुड़कर आए वो दोनों समांतर क्रम में आपस में हैं। तो मैं करूँगा 1/R बराबर 1/R1
प्लस 1/R2। 1/R बराबर 1/60 प्लस 1/12। 60 लघुत्तम आया, 60 का एक बार जाएगा, 12 पंजे 60 होगा और R की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 60/6 यानी 10 ओम आया। वो 10 ओम और ये आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, ये बाह्य प्रतिरोध है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध तो माइनस के साथ जुड़ता है। तो ये बाह्य प्रतिरोध 5 ओम इस पूरे के श्रेणी क्रम में होगा और नेट प्रतिरोध अब आ जाएगा 10 प्लस 5 बराबर 15 ओम। यानी कहने का मतलब यहाँ केवल इतना है, कितना है कि कुल प्रतिरोध 15 ओम आ गया। अब ये कुल प्रतिरोध 15 ओम आया, यानी सबसे पहले अगर व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले कुल प्रतिरोध कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप कुल प्रतिरोध कैलकुलेट कर लेंगे, 15 ओम आपका आया था, है ना, क्योंकि वहाँ से आया था 10 ओम और 5 15 हो गया था। अब ये कुल प्रतिरोध आया, अब मैं कुल धारा पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। कुल धारा कैसे कैलकुलेट करूँगा? मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है पिछली क्लास में, I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। E की वैल्यू 3 वोल्ट है, R की वैल्यू 15 है, स्मॉल r 0 है। हल करके 0.2 एम्पियर आ गया। क्लियर? यानी कुल धारा मैंने पहले कैलकुलेट कर ली है। अब इस कुल धारा को, ये कुल धारा दो जगह बटी थी, I1 प्लस I2 में, आपको याद होगा। ये रहा I यहाँ से आया था, इधर को I1 गया था, इधर को I2 गया था, तो I बराबर I1 प्लस I2। I1 की जगह 0.2 लगाया, I1 प्लस I2 और I2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0.2 माइनस I1। क्लियर? मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन लगा होगा कि पहले कुल प्रतिरोध हमने कैलकुलेट कर लिया, धारा का I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो ABC और ADC ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं। ABC का प्रतिरोध कितना है? 15 ये है और 45 ये है, 60। और ADC का कितना है? 9 और 3 12। मैंने एक सेंटेंस बोला था, याद होगा, समांतर विभवांतर। समांतर विभवांतर यानी जो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं उनका विभवांतर बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर केवल इतना है कि जितना विभवांतर ABC के सिरों के बीच होगा, ABC, उतना ही विभवांतर ADC के बीच होगा, क्योंकि बीच का ही पॉइंट तो अलग है तो A और C के बीच। अब ये ABC में धारा कौन है? I1। और ABC में प्रतिरोध कौन है? 45 ये है, 15 ये है। कितना हुआ? 45 प्लस 15, 45 प्लस 15। कभी आपको कन्फ्यूजन लिखने में होगे ना, कभी कभी पेन उल्टा चल जाता है। तो I1 और 45 प्लस 15 और ADC में धारा तो I2 है और प्रतिरोध 9 और 3, यानी I2 9 प्लस 3, यानी I1 60 बराबर 12 I2। 12 से 60 कटेगा 5 बार, यानी I2 बराबर 5 I1। क्लियर है? अब ये देखिएगा, I2 की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की थी? यहाँ से 0.2 माइनस I1 और यहाँ से क्या है? 5 I1। यानी मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों को अगर बराबर लिखूंगा तो 0.2 माइनस I1 बराबर 5 I1, यानी 0.2 बराबर 6 I1। और I1 की मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। I1 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो I2 की वैल्यू भी आ जाएगी। इसको मैंने आपको बड़े आराम से यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया है। क्लियर? देखिए वही किया, दोबारा रिपीट कर देते हैं। 45 15 को श्रेणी क्रम, 9 और 3 को श्रेणी क्रम, फिर समांतर क्रम, है ना, जोड़ा ना, और फिर उसे 5 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, कैलकुलेट किया। फिर मैंने क्या किया? I बराबर E/R प्लस R लगाया आपके सामने, वैल्यू पुट की, I की वैल्यू कैलकुलेट करके 0.2 मेरी आई थी। I बराबर I1 प्लस I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब फिर मैंने क्या किया? जितना विभवांतर ABC के बीच उतना ही विभवांतर ADC के बीच, और मैंने वैल्यू पुट करके इसका आंसर कैलकुलेट कर दिया। तो सिंपल एक मेथड ये था। और न्यूमेरिकल करते हैं, इसी को और आगे बढ़ा दिया मैंने एक नया क्वेश्चन लेकर कि B और D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। B और D के बीच, और C पृथ्वी से जुड़ा है। जब जिस सिरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं उसे समझ लीजिए कि C पर विभव 0 हो गया।
सी पर विभव 0 क्यों है? क्योंकि सी पृथ्वी से जुड़ा है। क्लियर? अब मुझे विभव ज्ञात करना बी पर और विभव ज्ञात करना डी पर। विभव ज्ञात मत करो, आप बी और सी के बीच विभवांतर ज्ञात कर लो। सी पर विभव 0 है, बी पर विभव आ जाएगा। डी पर विभव ज्ञात मत करो, डी और सी के बीच विभवांतर ज्ञात कर लो। सी पर विभव 0 है, जो विभवांतर होगा वो डी पर विभव आ जाएगा। बस क्लियर हो गई? क्वेश्चन को देखकर मत घबराओ। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु इस पर लिखा है सवाल में, ये जो आएगा लिखा हुआ आएगा, ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। वैसे भी देखो तीर ऊपर लगा है, धारा नहीं बह रही है। जो आप जितना कर सकते हैं पहले उतना कर लीजिए, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। यहाँ इस कंडीशन में आने के बाद पहले आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। आप क्या कर सकते हैं? आप बताइए क्या कर सकते हैं? 60 वोल्ट का सेल है, धारा आई जा रही है इससे। बिंदु ए पर धारा दो जगह बटी, I1 और I2। इस वाले तार में, बीच वाले में धारा नहीं बहती है। इधर को कौन गई? I1, इधर को कौन गई? I2, और बिंदु सी पर मिल गई I। ये तो आपने करते हैं ना। फिर क्या करेंगे आप? ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और फिर आपस में समांतर क्रम में है। व्हीटस्टोन सेतु के लगभग सभी क्वेश्चन में आपकी बुक में अगर मेरे ख्याल से अगर 50 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होंगे। तो 10 और 20 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जोड़ लेते हैं। R1 बराबर 10 + 20 बराबर 30 ओम, 30 ओम। 3 और 7, R2 बराबर 3 + 7 बराबर 10 ओम। कोई प्रॉब्लम? अब ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं, तो 1/R बराबर 1/30 + 1/10। 30 लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, 1 + 3 = 4/30, और R बराबर आ गया 30/4 ओम। यही मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, आपको याद होगा। यानी केवल पैटर्न बदल दिया, विभवांतर ज्ञात कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ड्रामेबाजी नहीं है, सेम प्रोसेस है। चूंकि इस बार बाहर का कोई प्रतिरोध नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बाहर प्रतिरोध लगा दिया था तो उसे जोड़ा था श्रेणी क्रम में। परंतु अब मैं I कैलकुलेट करूंगा। I बराबर होगा E/R + स्मॉल r। E की वैल्यू 60, कैपिटल R की वैल्यू 30/4, स्मॉल r 0 है, ये ऊपर जाएगा टू 8 एम्पियर। 8 एम्पियर यहाँ पर ये कुल करंट आया। इतना तो मैं कर सकता था, अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा कि मुझे करना क्या है। जो मुझे आता था वो मैंने कर दिया। क्लियर? अब आप देखें इसमें, अब यहाँ पर आकर 8 एम्पियर I की वैल्यू आ गई है। अब I की वैल्यू 8 आई। अब मैं क्या करूँगा? आपको याद है मैंने पहले क्या किया था? मैंने किया था I बराबर I1 + I2, और उससे I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, है ना। तो वही मैं यहाँ करने वाला हूँ। I की वैल्यू मैं भूला नहीं हूँ, आप भी मत भूलना। I की वैल्यू मेरी आई है 8 एम्पियर। क्लियर? चलो, I बराबर क्या था? I1 + I2। 8 बराबर I1 + I2, और यहाँ I2 की वैल्यू आई है 8 - I1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब देखिए मैंने पहले क्या किया था, जितना विभवांतर ABC के बीच होगा उतना ही विभवांतर ADC के बीच होगा। याद है? सेम प्रोसेस। VABC बराबर होगा VADC। समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होते हैं। तो ABC में धारा कौन है? I1, और प्रतिरोध कौन है? 10 और 20, यानी I1 × 10 + 20, और उसमें I2 है, और कौन है? 3 + 7। यहाँ आया 30 I1 बराबर 10 I2। इससे कैंसिल होता है, I2 = 3 I1 आया। I2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 8 - I1 बराबर 3 I1। 8 = 4 I1, और I1 = 2 एम्पियर। क्लियर? I2 2 एम्पियर आया, I2 2 एम्पियर आया, और I1 यहाँ से I1 कैलकुलेट कर लेंगे हम। I1 बराबर होगा 8 - I2, 8 - 2 = 6 एम्पियर। यानी ये बात क्लियर हो गई कि I1 तो 6 एम्पियर है और I2 जो है वो 2 एम्पियर है।
परंतु इस बार धारा नहीं पूछी थी उसने पूछा क्या था, बी और बी पर विभव। चलिए बी पर विभव मैं कैलकुलेट करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ जो मैंने किया आपके सामने है। मैंने वही किया था ना, 10 और 20 को श्रेणी क्रम में, 3 और 7 को श्रेणी क्रम में, फिर समांतर क्रम में जोड़ा था ना, सेम प्रोसेस आपके लिए लिख दिया था। यही मैंने उसे किया। फिर I बराबर E/R+R आपने देख लिया, I2 = 8 - I1 ही मेरा आया था, वही मैंने पहले कर दिया था। उसके बाद ABC के बीच विभवांतर ADC के बीच विभवांतर बराबर रखकर I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट मैंने यहाँ तक कर लिया है। I1 बराबर 2 एम्पियर आया था और I2 बराबर 6 एम्पियर मेरा आया था। आप देखते हैं, ये है आज का एक और नया सीन। क्या है, विभव कभी किसी में कैलकुलेट आपने अभी तक किया ही नहीं है इस चैप्टर में। B और C के बीच विभवांतर कैलकुलेट कर लीजिए, जो मैंने बताया था। B और C के बीच धारा कौन बह रही थी, I1, और B और C के बीच प्रतिरोध कौन है, 20 ओम। तो B और C के बीच विभवांतर I1 गुणा RBC। RBC क्यों लिखा, B और C के बीच का प्रतिरोध, और B और C के बीच का प्रतिरोध 20 ओम है, धारा 2 है, और विभवांतर को VB - VC मैंने कहा, B पर विभव माइनस C पर विभव। विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर कहते हैं विभव का अंतर। C पर विभव 0 है, इस प्रकार VB 40 वोल्ट आया। क्लियर। इसी प्रकार D और C के बीच विभवांतर I2 R2, क्योंकि धारा I2 है इसमें और प्रतिरोध 7 ओम का है ना, धारा 6 है, और ये वैल्यू पुट की, आंसर मेरा आ गया। ठीक है जी। तो इस प्रकार एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था जो बहुत ज़्यादा आता है, वो मैंने आपके सामने यहाँ किया। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक बार हमेशा कहता हूँ मेथड सीख लीजिए, क्वेश्चन तो पीछे पीछे होंगे न्यूमेरिकल्स। अब आप देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से 2 एम्पियर धारा जाती है, व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है ये मेरा इसमें उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बीच वाला तार का कोई दिया ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। अब बताओ, इधर को मान लिया ये I की वैल्यू है 2 एम्पियर, I है, ये I1 नहीं है, ये I है 2 एम्पियर, और ये I जो है इधर को चला गया कुछ पोर्शन I1, इधर को चला गया I2, ये इधर को जाएगा I2, I1 इधर को आएगा, और इधर मिलकर I हो गई। अब आप बताएं क्या कहेंगे इसमें। मैंने बीच का पार्ट ले लिया, जितना विभवांतर ABC के बीच होगा उतना ही विभवांतर ADC के बीच होगा। डायरेक्ट बात समझ में आती है ना, समांतर विभवांतर, यानी जितना विभवांतर ABC के बीच है ठीक उतना ही विभवांतर ADC के बीच होगा। ABC में धारा कौन है, I1, और ABC में प्रतिरोध कौन है, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का, यानी 2 + 3। ADC में I2, और प्रतिरोध कौन है, 4 ओम का और 6 ओम का, यानी क्या आया, 5 I1 बराबर 10 I2, या कि I1 बराबर 2 I2। इक्वेशन बन, यानी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, और एक इक्वेशन बनी बनाई है ऑलरेडी। देखो जी, जितने मूल होंगे I1 I2 2 जगह बटा, तो 2 समीकरण तो बनानी पड़ेंगी। 3 जगह बटेगा धारा, I1 I2 आई थी, 3 समीकरण बनानी पड़ेगी। दूसरी समीकरण कहाँ से बनी बनाई है, I बराबर 2 एम्पियर है, I बराबर 2 एम्पियर है, और I कहते किसे हैं भाई, I बराबर 2 एम्पियर है, और I कहते किसे हैं, I1 + I2 को। यहाँ पर I1 + I2 बराबर 2, I1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 I2 + I2 बराबर 2, 3 I2 बराबर 2, और I2 बराबर 2/3 एम्पियर। ठीक, और I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 2 I2 बराबर 4/3 एम्पियर। आंसर मेरा आ गया ना एकदम से, तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, मेथड सीख गए। तो इसको मैंने हल भी किया होगा ज़रूर, बिल्कुल सिंपल हल है ना। और A और B के बीच विभवांतर वो पूछ रहा था, अगर देखो जो मैंने किया वही मैंने करके दिखाया। A और B के बीच विभवांतर है, तो A और B के बीच धारा कौन है, I1, और A और B के बीच प्रतिरोध कौन है, 2, तो I गुणा RB, I1 की वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की, 8/3 वोल्ट, इसका आंसर भी आ गया। चलिए जी आगे चलते हैं। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, और जनरल कंपटीशन जो होते हैं उनमें भी फेवरेट है। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये,
आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो इसमें साफ साफ कहा ए व बी के बीच, यानी बी ये है और ए ये है, ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो। और अगर ए और बी के बीच 4 वोल्ट 0.4 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल जोड़ दें तब प्रत्येक में धारा ज्ञात करो। चलो प्रत्येक में धारा की बात तो अलग है, प्रत्येक में धारा की बात तो अलग है और इसमें प्रत्येक की धारा की बात अलग है। मैं पहले कुल प्रतिरोध की बात कर लेता हूँ। कैसे मैं इसे कुल प्रतिरोध कैलकुलेट करूँगा? देखो इसका सबसे तरीका बताता हूँ। इसमें आप कोई सा क्रम है ही नहीं भाई आपने प्रतिरोध में 2 क्रम पढ़े, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आप कहते हैं 3 और 10 श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ये बिंदु कहाँ से आ गया बीच में भाई? ये तो और प्रतिरोध जुड़ गया। ये समांतर क्रम में, ठीक है, ये कहाँ से आ गया? आप इस प्रकार के परिपथ में कोई भी क्रम ढूंढ ही नहीं सकते। तो हल कैसे करें? हल ऐसे करें, ए बी 2 बिंदु तो ऐसे मान लीजिए ए और बी, सी और डी, एक सी एक डी, एक सी ऊपर मान लीजिए और डी नीचे मान लीजिए। ठीक, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब बताओ ए और सी के बीच कितने ओम का प्रतिरोध है? 3 ओम। ए और सी के बीच, तो ए और सी के बीच 3 ओम लगा दीजिए। 10 ओम किसके बीच है? सी और डी के बीच, तो सी और डी के बीच 10 ओम लगा दीजिए। ठीक, अब क्या करें? 4 ओम किसके बीच? डी और बी के बीच 4 ओम, इन्हें काट दिया। 2 ओम किसके बीच है? 2 ओम ए और डी के बीच, ए और डी के बीच 2 ओम। और ये 6 ओम किसके बीच? सी और बी के बीच 6 ओम। यानी अब आपका क्वेश्चन ये रहा ही नहीं, अब आपका क्वेश्चन ये हो गया, है ना? अब देखो आप इन क्वेश्चन को जब आप देखेंगे कि जब आपका ये क्वेश्चन हो गया तो अब आपको दिखाता हूं, मैंने ये आपका बना दिया। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया ना, जैसे ये था क्वेश्चन, इसका ये मैंने पलट दिया। क्लियर? अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने खुद कहा ए और बी के बीच 4 वोल्ट की बैटरी, मैंने 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी। 0.4 ओम का आंतरिक प्रतिरोध, मैंने 0.4 ओम का आंतरिक प्रतिरोध भी लगा दिया। अब देखो ये क्वेश्चन वही बन गया ना जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कराया था। अब आप देखें इसे मैंने हल कैसे करेंगे। इसे हल ऐसे करेंगे, यहाँ पर सीधी सी बात बता देते हैं आपको लिए। सबसे पहले तो इनका अनुपात, इन 2 भुजाओं का अनुपात के अगर बराबर है तो बीच वाला तार बेकार है। देखा, इनके तारों के बीच का प्रतिरोध जो है, उनके बीच का प्रतिरोध अगर आ रहा है तो ये बेकार है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? अब P बटा Q बराबर R बटा S है या नहीं है? P की जगह 2, Q की जगह 3, तो 2 बटा 3, R की जगह 4 और S की जगह 6, 4 से 6 कटेगा 2-3 बार, तो ये दोनों बराबर है जी, बिल्कुल P बटा Q और R बटा S बराबर है। यानी ये बीच वाला तार जो है बेकार है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इस पर ना जाएं, यहाँ से धारा आई गई, मान लिया यहाँ धारा I1 चली गई और यहाँ धारा I2 चली गई, और जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन पहला वाला किया था उस प्रकार इस क्वेश्चन को आप आराम से इत्मीनान से कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ दिखाया, उसके बाद मैंने वही सब किया जो पहले किया था। कैसे? इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, 2 और 4 को, बीच वाले तार को नज़रअंदाज किया, नीचे वाले 3 और 6 को श्रेणी क्रम में जोड़ा, उन दोनों को समांतर में जोड़ा, R की वैल्यू आ गई, ये आंतरिक प्रतिरोध है। फिर मैंने लगाया, देखो I बराबर E अपॉन R प्लस R, सदाबहार मेरा फॉर्मूला, I बराबर 4 बटा 3.6 प्लस 0.4, I की वैल्यू 1 एम्पियर, I इजगल टू I1 प्लस I2, 1 इजगल टू I1 प्लस I2, I2 की वैल्यू कैलकुलेट की जो मैं हर बार करता हूँ, है ना। अब फिर मैं क्या करने वाला हूँ, ADC के बीच विभवांतर, यहाँ B है इधर, तो ADB के बीच विभवांतर बराबर ACB के बीच विभवांतर, वही मैंने किया, इक्वेशन बनाई और सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार ये आपने देखा, ये मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। तो इस प्रकार आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।